हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू जीनियस आईएएस। स्वागत है आपका जनरल साइंस एमसीक्यू सीरीज बायोलॉजी में। हम फिर से हाजिर हैं एक नए टॉपिक के साथ जिसका नाम है ह्यूमन एनाटॉमी। क्या होती है ह्यूमन एनाटॉमी? यानी अगर हम ह्यूमन बॉडी की बात करें तो जब भी हम उसके इंटरनल ऑर्गन की स्टडी करेंगे, ठीक है, कि हमारे अंदर क्या क्या है, बोन्स है, मसल्स है, हार्ट है, किडनी है, ये सब, तो उन इंटरनल ऑर्गन्स की स्टडी को हम क्या बोलेंगे, वो कहलाएगी एनाटॉमी। अगर आप बाहर से देख के किसी को पहचान लेते हो कि ये इंसान है, ये जानवर है, ये जानवर है तो कौन सा जानवर है, तो वो हो जाती है मॉर्फोलॉजी। कि अगर आप किसी इंसान की या किसी भी एनिमल की या किसी भी थिंग की स्टडी करते हो, एक्सटर्नल अपीयरेंस से पहचान लेते हो, तो वो होगी मॉर्फोलॉजी। ठीक है, तो चलिए हम अपने टॉपिक को कंटिन्यू करते हैं कुछ और क्वेश्चंस के साथ। क्या कहता है फर्स्ट क्वेश्चन, स्ट्रॉन्गेस्ट मसल इन ह्यूमन बॉडी। ह्यूमन बॉडी के अंदर सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट मसल क्या है? तो हमारी स्ट्रॉन्गेस्ट मसल है जो की। ठीक है, कौन सी? जो की। और जो में भी किसकी? लोअर जो की। तो किसकी है? लोअर जो की। और अगर हम स्ट्रॉन्गेस्ट बोन की अगर बात करें तो होगी थाइस। ठीक है, थाइस पे कौन सी होती है आपकी? फीमर। कौन सी बोन है? फीमर बोन। क्लियर? देन द टेम्परेचर ऑफ ह्यूमन बॉडी। जो ह्यूमन बॉडी का टेम्परेचर है वो कैसा रहता है? वो रिमेन्स कांस्टेंट रहता है, चाहे सर्दी हो, गर्मी हो, धूप हो, बारिश हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। बिकॉज वी आर कौन से एनिमल है? वी आर वार्म ब्लडेड एनिमल। वार्म ब्लडेड एनिमल वो होते हैं जिनका बॉडी टेम्परेचर क्या रहता है? रिमेन्स कांस्टेंट। कितना है हमारा? 36.8 डिग्री सेल्सियस, या आप कह सकते हो अप्रोक्स 37 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, तो दोनों ही आंसर ठीक है आपके, 36.8, 0.9 और 37। सो वो कौन से एनिमल होते हैं जिनका बॉडी टेम्परेचर रिमेन्स कांस्टेंट रहता है? वार्म ब्लडेड। और जिनका बॉडी टेम्परेचर सर्दियों या गर्मियों में क्या होता है? वेरी कर जाता है। ठीक है, तो वो होते हैं कोल्ड ब्लडेड एनिमल। क्लियर? तो हम और हमारे जैसे जिनका बॉडी टेम्परेचर कांस्टेंट रहता है वो क्या होंगे? वार्म ब्लडेड एनिमल। सो नीदर डिक्रीजेस इन विंटर्स एंड नॉन इंक्रीजेस इन समर। तो हमारा बॉडी टेम्परेचर कैसा रहता है? रिमेन्स सेम थ्रू आउट द लाइफ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? पल्स इन ह्यूमन रिस्ट बीट्स। जो हम क्या करते हैं, रिस्ट से भी हम पल्स को काउंट करते हैं। डॉक्टर के पास आप जाते हो, आपका ऐसे हाथ पकड़ते हैं, है ना, चेक करते हैं किसके? हमारी रेडियल आर्टरी को। तो वो रेडियल आर्टरी कहाँ से कनेक्ट है? हमारे हार्ट से डायरेक्टली कनेक्टेड है। तो आर्टरी के अंदर क्या होता है? ब्लड प्रेशर हम चेक करते हैं। वेन्स में क्यों नहीं करते? क्योंकि वेन्स के अंदर बहुत सारी क्या होती है? इम्प्योरिटीज होती हैं। जो हमारा ब्लड है वो कैसा है? इम्प्योर ब्लड होता है। और आर्टरी में कैसा होता है? प्योर ब्लड। ठीक है, सो जो रेडियल आर्टरी में होगा वही हमारे हार्ट के अंदर बीटिंग होगी। तो क्या रहेगी? जो रिस्ट के अंदर बीटिंग है वो कैसी होगी? सेम रहेगी जैसा कि आपके हार्ट में है। सो पल्स इन ह्यूमन रिस्ट बीट्स एट द सेम रेट एज द हार्ट। ठीक है, तभी हम किसके यूज करते हैं? पल्स को चेक करने के लिए हम रेडियल आर्टरी को यूज करते हैं, रिस्ट को यूज करते हैं। ठीक है, चलिए, द ब्रेन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर। हम ब्रेन भी क्या है? एक ह्यूमन ऑर्गन है। तो ब्रेन किसके लिए रिस्पॉन्सिबल है? हमारी बॉडी के अंदर जितनी भी एक्टिविटीज होती हैं, ठीक है, मोस्ट ऑफ द एक्टिविटीज को कौन कंट्रोल करता है? हमारा ब्रेन। क्लियर? सो ब्रेन जो है किसके लिए रिस्पॉन्सिबल है? थिंकिंग आप करते हो वो भी ब्रेन से करते हो, हार्ट बीट को रेगुलेट करते हो वो भी ब्रेन से करते हो, बॉडी का बैलेंस बनाना, मतलब आपको मुड़ना है एकदम से या सीधे खड़े रहना है, झुकना है, इन सब के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है? हमारा ब्रेन। तो ब्रेन के अलग अलग पार्ट हैं जिसे हम ब्रेन वाली जो सीरीज होगी उसमें डिटेल में पढ़ेंगे। क्लियर? चलिए, तो ब्रेन जो है सभी के लिए रिस्पॉन्सिबल है। सो आंसर क्या होगा? ऑल ऑफ द अबो। अगर आप इंडिविजुअली देखना चाहें तो थिंकिंग के लिए है हमारा सेरिब्रम, that located in forebrain, regulating heartbeat, that is medulla oblongata, and बैलेंसिंग के लिए है रिस्पॉन्सिबल है सेरिबेलम, जिसको हम चाइल्ड ब्रेन भी बोलते हैं। ठीक है, ये सेरिब्रम है, ये सेरिबेलम है। ठीक है, क्लियर? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है?
वेयर इज द गवर्निंग सेंटर ऑफ रिफ्लेक्स एक्शन। रिफ्लेक्स एक्शन क्या होता है, यानी जब भी कोई एक्शन हम करते हैं उसका सडन रिस्पॉन्स जब हमारी नर्व्स देती हैं तो वो क्या कहलाएगा, रिफ्लेक्स एक्शन। ठीक है, और सडन रिस्पॉन्स के लिए कौन काम करेगा, हमारी स्पाइनल कॉर्ड। क्या है, स्पाइनल कॉर्ड के अंदर सारी की सारी नर्व्स अटैच हैं। कितने पेयर होते हैं, 31 पेयर्स ऑफ नर्व्स। तो रिफ्लेक्स एक्शन के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है, हमारे स्पाइनल कॉर्ड। क्लियर। सेरिब्रम हमने अभी पढ़ा थिंकिंग के लिए, वेलम बैलेंसिंग के लिए, और नर्व सेल्स क्या है, हमारे न्यूरोट्रांसमीटर है, मतलब मैसेज भेजती हैं एक सेल से दूसरी सेल को। इन अ ह्यूमन ब्रेन मेमोरी पावर इज फाउंड इन, अभी हमने पढ़ा मेमोरी यानी थिंकिंग से रिलेटेड, तो थिंकिंग से रिलेटेड क्या है, सेरिब्रम। क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, वेयर डज फर्टिलाइजेशन अकर। ह्यूमन बॉडी के अंदर, अब हम किसकी बात करें, ह्यूमन एनाटॉमी की। ठीक है, तो जितने भी क्वेश्चन है हमारे ह्यूमन से रिलेटेड है। सो जो फर्टिलाइजेशन होता है किस प्रकार का होता है, देखो फर्टिलाइजेशन दो तरीके का होता है। फर्टिलाइजेशन पहली बात किस में होगा, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन यानी जिसमें मेल और फीमेल सेक्सेस की रिक्वायरमेंट होती है। ठीक है, तो ये दो तरीके से हो सकता है, एक होगा एक्सटर्नल और एक होता है इंटरनल। ठीक है, तो एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन में क्या होगा, जो फीमेल है वो एग रिलीज करेगी आउटसाइड द बॉडी, और फिर मेल जो है अपने स्पर्म उस पर रिलीज कर देता है। देन दोनों का कांटेक्ट हो भी जाता है, नहीं भी हो पाता है, तो बाई चांस की बात होती है, जैसे कि फ्रॉग वगैरह में। इसीलिए जिसमें एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन होता है वो एक साथ हंड्रेड्स और थाउजेंड्स ऑफ एग रिलीज करते हैं, क्योंकि उनमें से कुछ ही सरवाइव कर पाते हैं, कुछ के अंदर ही फर्टिलाइजेशन पॉसिबल है। ठीक है, और इंटरनल फर्टिलाइजेशन किस में होता है, हमारे अंदर, मींस ह्यूमंस या फिर काउ, फैलो, हेन, इन सब में क्या है, इंटरनल फर्टिलाइजेशन। ठीक है, तो कहाँ होता है ह्यूमन के अंदर इंटरनल फर्टिलाइजेशन, वो होता है हमारी ओविडक्ट में। ओविडक्ट मतलब फैलोपियन ट्यूब जो होती है उसके अंदर। ओविडक्ट का दूसरा नाम क्या है, फैलोपियन ट्यूब। ठीक है, यानी वेजिना के थ्रू क्या होती है, एंट्री होती है किसकी, मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन की। ठीक है, ओवरी जो है हमारे एग रिलीज करेगी, फिर दोनों कहाँ आएंगे, देखो इस तरीके से स्ट्रक्चर होता है। तो ये है आपका यूट्रस का पार्ट। ठीक है, ये रही ओवरीज यहाँ पे दोनों साइड, और ये रही फैलोपियन ट्यूब। ठीक है, तो हर मेंस्ट्रुअल साइकिल में एक बार राइट ओवरी रिलीज करेगी और एक बार लेफ्ट ओवरी। तो एग जो है हर एक साइकिल में एक ही एग रिलीज होता है, और फर्टिलाइजेशन कहाँ होगा, यहाँ पे, यहाँ मतलब फैलोपियन ट्यूब में। ठीक है, चलिए, in human beings normally in which one of the following parts does the sperm fertilize the ovum, यानी फर्टिलाइजेशन कहाँ हो रहा है, अभी पढ़ा था हमने किसमें, ओविडक्ट में। ओविडक्ट का दूसरा नाम क्या है, फैलोपियन ट्यूब, तो आंसर क्या होगा, फैलोपियन ट्यूब। देन उस फैलोपियन ट्यूब के बाद क्या आ जाता है, देखो यहाँ पे फर्टिलाइजेशन हुआ, फिर यहाँ से ऐसे मतलब जो ब्लास्टुला स्टेज बनी, मोरुला स्टेज, फिर ब्लास्टुला, फिर गैस्ट्रुला, इस तरीके से जब आपका एम्ब्रियो डेवलप होना शुरू हो जाता है तो वो यहाँ आ जाता है यूट्रस में। ठीक है, यूट्रस में फिर क्या होगा, उसका फुल्ली डेवलपमेंट होगा, देन वो फीटस में चेंज हो जाता है। फीटस क्या होता है, जब आपके एम्ब्रियो के अंदर सारे स्ट्रक्चर आप पहचान कर सकते हो, आइडेंटिफाई कर पाते हो, तो हम उसे बोलते हैं फीटस। फीटस मतलब उसके अंदर हाथ, पैर, आंख, नाक सब कुछ आपको अच्छे से दिखाई दे रहा है। ठीक है, तो वो क्या कहलाता है, फीटस। क्लियर। Then after reaching the female genital tract, फीमेल जेनिटल ट्रैक्ट में पहुंचने के बाद, यानी जो आपका स्पर्म, जो ह्यूमन स्पर्म है वो क्या होगा, मतलब यहाँ से सर्विक्स के थ्रू एंटर करेगा, वेजिना के थ्रू, और इस तरीके से मूव करता हुआ यहाँ पे आता है। ठीक है, जो स्पर्म है
इस तरीके से मूव करता हुआ यहाँ पहुंच गया। कहाँ से आया? यहाँ से होता हुआ। तो ह्यूमन स्पर्म रिटेन देयर फर्टिलाइजिंग कैपेसिटी फॉर, तो उसमें उसकी फर्टिलाइजिंग कैपेसिटी कितने टाइम तक रहती है? तो वहां से जो है 1 to 2 days तक उसकी फर्टिलाइजिंग कैपेसिटी रहती है, 24 to 48 आवर्स तक। क्लियर? चलिए नेक्स्ट है जो एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट है, उसमें आप कैसे पहचान करोगे? मतलब कभी कभी एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि कौन से वीक में कौन सी चीजें अपीयर होती हैं, ठीक है? तो फर्स्ट 4 वीक की अगर हम बात करें, इससे पहले क्या था? इससे पहले जैसे आपका जाइगोट बना, ठीक है, फर्टिलाइजेशन के बाद जो फर्स्ट स्टेज होगी जाइगोट, फिर जाइगोट के अंदर 4 बनेंगे तो ये होगी मोरूला, ठीक है, फिर 4 से 8, 16 इस तरीके से बनता जाएगा। फिर उसके बाद बनेगी ब्लास्टूला, फिर ब्लास्टोसिस्ट बनेगी यहाँ पे, देन गैस्ट्रूला, ब्लास्टोसील कह सकते हो आप, सिस्ट सील जो भी है, इसके अंदर कैविटी फॉर्मेशन हो जाएगी, फिर गैस्ट्रूला, ठीक है। गैस्ट्रूला के बाद यानी यहाँ पे आगे आपके 4 वीक्स तक ये स्टेजेस चलती रहती हैं। 4 वीक्स के बाद उसके अंदर सबसे पहले हार्ट बनेगा, तो हार्ट बिगिंस टू बीट, तो जहाँ पे आपका दिल धड़कना शुरू होता है बेबी का, तो किस में होगा? 4 वीक्स में। उसके बाद उसके आर्म्स बर्ड अपीयर हो जाती हैं, लीवर, पेनक्रियास, गोल ब्लैडर ये सारी बनना शुरू हो जाती हैं, ग्लैंड्स वगैरह, स्प्लीन अपीयर होती है, ठीक है। 5th वीक में क्या होता है? आईज बननी शुरू होती हैं, लेग बर्ड्स अपीयर होती हैं, हैंड्स के अंदर जो पेडल्स डेवलप होते हैं, मतलब जो ये हमारी 5 उंगलियां, ये इस तरीके से डेवलप होने शुरू हो जाती हैं। ब्लड बिगिंस टू सर्कुलेट एंड फेशियल फीचर्स, ठीक है। उसके बाद 6th वीक में क्या होगा? लंग्स अपीयर होना शुरू होते हैं, फिंगर्स और टॉयज बन जाती हैं, ठीक है। यहाँ पे क्या था? जो बर्ड्स है, हैंड अपीयर एज पैडल, पैडल मतलब पूरा इकट्ठा एक साथ है, अभी सेपरेट नहीं हुए, ठीक है। देन 7th वीक में क्या होगा? हेयर फॉलिकल्स बनना शुरू हो जाते हैं, एल्बो और टॉयज बनना शुरू हो जाते हैं। 8th वीक के अंदर मतलब बेबी कहने का मतलब यह है फुली डेवलप हो जाता है। सो फेस बिगिंस टू लुक ह्यूमन एंड एक्सटर्नल ईयर स्टार्ट टू फॉर्म, ठीक है। और उसके बाद 9 मंथ्स तक उसका डेवलपमेंट होता है और देन उसकी डिलीवरी हो जाती है, ठीक है। सो ये है क्या? एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट। और किसका एम्ब्रियो है ये? ह्यूमन एम्ब्रियो। तो जो बेबी के जो एम्ब्रियो है उससे अलग अलग जो फीचर तो हमने पढ़ लिए, लेकिन वो बनते कैसे हैं? हम क्या है, हमारे अंदर 3 लेयर होती हैं। हमारी जो सेल है, जो जाइगोट है, उसके अंदर 3 लेयर है। कौन कौन सी? एंडोडर्म, मेसोडर्म और एक्टोडर्म। एक्टो मतलब आउटर लेयर, मेसो मतलब मिडल लेयर और एंडोडर्म मतलब इनर लेयर। तो इनर लेयर से जो पार्ट बनेंगे वो कौन कौन से हैं? डाइजेस्टिव सिस्टम बनेगा, लीवर बनेगा, पेनक्रियास और लंग्स की इनर लेयर बनेगी, ठीक है। लंग्स की आउटर लेयर बनेगी हमारी मेसोडर्म से, सर्कुलेटरी सिस्टम बनेगा, स्केलेटल सिस्टम बनेगा, मसल्स बनेंगे, मतलब बोन्स, मसल्स और जो आपके हार्ट वगैरह है, ठीक है। एक्टोडर्म से क्या बना? जो बाहरी फीचर्स हैं जैसे हेयर्स हो गए, नेल्स हो गए, स्किन हो गई और नर्वस सिस्टम। तो कभी कभी पूछ लेते हैं कि कौन किसका ओरिजिन कौन सी लेयर से हुआ। इसके अलावा जो एम्ब्रियो को प्रोटेक्ट करने के लिए कुछ एक्स्ट्रा लेयर होती हैं, वो कौन से हैं? देखो, ये था एंडोडर्म से हमारा योक सैक कवर्ड है, ठीक है। उसके अलावा इसके ऊपर 3 लेयर हैं, एमनियोन, देन कोरियोन और एलेंटोइस, ठीक है। और इनके बाहर क्या है? एक 4th लेयर है जो बहुत ही थिक होते हैं, जिसको बोलते हैं एंडोमेट्रियम, ठीक है। कौन सी है? एंडोमेट्रियम, जो लास्ट की जो लेयर की कैविटी पूरी, ये वाली जो मैंने रेड कलर में दिखाई आपको, क्लियर है। और यहाँ पे होता है मैटरनल ब्लड पूल, यानी ब्लड के अंदर जो मिक्स होके फिर बच्चे को जो पहुंचेगा। तो एमनियोन क्या है? एमनियोन के अंदर वाली जो लेयर, एमनियोन सबसे अंदर वाली लेयर है, ठीक है। इसके साथ यहाँ पे क्या है? यहाँ पे खाली स्पेस है, तो इसको बोलेंगे एमनियोटिक कैविटी। और ये कैविटी फिल्ड होती है किससे? फ्लूइड से, ताकि जो हमारा एम्ब्रियो है, अब हम घूमने फिरने जाते हैं, कहाँ कहीं गड्ढे भी मिलते हैं, भाग दौड़ भी करते हैं, बहुत सारा काम भी करते हैं, तो उसमें क्या होता है? जो एम्ब्रियो है उसको वो हिले डुले ना, उसको शॉक ना लगे, तो शॉक को एब्जॉर्ब करता है। साथ में जो उसके अंदर कोई नमी वगैरह है या कोई भी चीज बनती है,
तो उससे बचाता है। तो मतलब क्या है, डेसिकेशन से भी बचाएगा ये, ठीक है। देन उसके बाद है कोरियन, जिसमें से ब्लास्टोसिस्ट ड्राइव होती है और ये कैविटी बनती है। और उसके बाद ये है आपके एलेंटोइस, ठीक है। और बाहर वाली लेयर क्या है, एंडोमेट्रियल लेयर। क्लियर, कोई डाउट? तो इस तरीके से क्या है, ह्यूमन एम्ब्रियो का डेवलपमेंट होता है। सो हार्ट ऑफ ह्यूमन एम्ब्रियो स्टार्ट्स बीटिंग। हार्ट कब बीट करना शुरू किया, हमने देखा था कि पहले 2-3 वीक तक तो कोई काम शुरू नहीं होता। क्या होता है, सिर्फ सेल्स हमारी डिवाइड हो के क्या बनाती हैं, फाइनल स्टेज पे पहुंचती हैं। तो 4th वीक में क्या होता है, उसका डेवलपमेंट शुरू हो जाता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ मेम्ब्रेन दैट प्रोटेक्ट्स द डेवलपिंग एम्ब्रियो फ्रॉम डेसिकेशन। डेसिकेशन से कौन सी लेयर बचाती है, अभी पढ़ा था हमने, एम्नियोन लेयर, क्योंकि इसके अंदर क्या होता है, एम्नियोटिक फ्लूइड। देन मैमल्स रेस्पायर बाय। अब बात करते हैं रेस्पिरेशन के, हम सांस लेते हैं तो क्या करते हैं, ऑक्सीजन लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं, ठीक है। सो मैमल्स, हम सांस किससे लेते हैं, मतलब जो रेस्पिरेशन की प्रोसेस है उसमें कौन रिस्पॉन्सिबल है, हम लेते हैं लंग्स के थ्रू, ठीक है। गिल्स में एक्वेटिक एनिमल कह सकते हो, एक्वेटिक एनिमल्स, लेकिन इन एक्वेटिक एनिमल्स में आप काउंट नहीं करोगे, किसको काउंट नहीं करोगे, वेल्स, शार्क, डॉल्फिन, ये क्या करती हैं, ये गिल से सांस नहीं लेती, ठीक है, ये लंग से ही लेते हैं, मैमल्स में आ जाते हैं डॉल्फिन वगैरह। ट्रैकिया, जो इंसेक्ट हैं वो किससे सांस लेते हैं, हमारे ट्रैकिया। स्किन, जो फ्रॉग है, फ्रॉग के अंदर स्किन के थ्रू रेस्पिरेशन होता है, कब, जब वो कुछ टाइम पीरियड के लिए जमीन के नीचे चले जाते हैं, अपने आप को ज्यादा ठंड से या ज्यादा गर्मी से बचाने के लिए, ठीक है। तभी आपने देखा होगा कि बारिश के मौसम में फ्रॉग बाहर आ जाते हैं, अदरवाइज आपको दिखाई नहीं देते, ठीक है। सो उस जब स्किन के थ्रू रेस्पिरेशन करते हैं तो उस रेस्पिरेशन को हम बोलेंगे क्यूटेनियस रेस्पिरेशन। कौन सा रेस्पिरेशन, क्यूटेनियस। तो ये पूछ भी लेते हैं कि क्यूटेनियस रेस्पिरेशन किसमें होता है, फ्रॉग या जो भी एनिमल है जो कौन से कोल्ड ब्लडेड, जो अपने आप को छुपा लेते हैं किसमें, जमीन के नीचे, ठीक है। कब, समर में या फिर विंटर में। तो विंटर में जब छुपते हैं तो उसके लिए एक टर्म आती है हिबरनेशन, जिसको हम बोलते हैं विंटर स्लीप। और जब समर में अपने आप को छुपाते हैं तो उसके लिए होती है एस्टिवेशन, जिसको हम बोलते हैं समर स्लीप। क्लियर है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, द अमाउंट ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग कंपोनेंट इन एयर डज नॉट चेंज इन प्रोसेस ऑफ रेस्पिरेशन। इनमें से एयर के कौन सा कंपोनेंट जो है चेंज नहीं होता जब हम रेस्पायर करते हैं। तो हम जब रेस्पायर करते हैं तो हम क्या क्या लेते हैं अंदर, देखो एयर के अंदर क्या क्या प्रेजेंट होता है, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, ये सबसे ज्यादा होते हैं, ठीक है। बाकी थोड़ी थोड़ी अमाउंट में, जैसे CO2 हो गई, आर्गन हो गई, वेपर्स हो गई, तो ये सब स्मॉल अमाउंट में। तो हम इन स्मॉल अमाउंट वालों को तो ले लेते हैं, लेकिन जो नाइट्रोजन है उसका रेस्पिरेशन के दौरान कोई यूज नहीं होता, ठीक है। हम डायरेक्ट एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को यूज नहीं कर पाते। क्या होता है, प्लांट उनको लेते हैं, फिर उनकी फिक्सिंग होती है, फिर वो हमारे तक पहुंचते हैं, इस तरीके से हम नाइट्रोजन का यूज करते हैं। सो किसका चेंज नहीं होगा, नाइट्रोजन के अंदर कोई चेंज नहीं आएगा, ठीक है। और सबसे ज्यादा जो कंपोनेंट मिलता है ह्यूमन बॉडी के अंदर वो क्या है, ऑक्सीजन है, और कार्बन डाइऑक्साइड है आपकी 18 से 19%, ठीक है, ह्यूमन बॉडी के अंदर। देन ऑक्सीजन कितना है आपका 46.6% के अराउंड। और सबसे ज्यादा क्या प्रेजेंट होता है, वाटर, और वाटर कितना है 65 to 70%। क्लियर। चलिए, हाउ मेनी टाइम्स अ हेल्दी पर्सन्स एवरेज हार्ट बीट्स। कोई जो हेल्दी पर्सन है उसका जो हार्ट रेट है वो क्या है, मतलब 1 मिनट में कितनी बार बीटिंग होती है, वो होती है आपकी एवरेज। अगर हम देखें 72, और वैसे अगर वेरिएशन देखते हो आप 70 से 75 तक, ठीक है। तो एवरेज कितना है 72 बीट्स पर मिनट। और जो इन्फेंट्स होते हैं, न्यूबॉर्न बेबी होते हैं, मतलब या फिर एम्ब्रियो के टाइम भी आप देख सकते हो, तो उसके अंदर जो बीटिंग होती है वो कितनी होती है 130 से 140 बीट्स पर मिनट।
ये होती है। अब जो गर्ल होती है उसके अंदर ये बीटिंग डिक्रीज होती है, और जब बॉय होता है तो ये बीटिंग इंक्रीज हो जाती है। क्लियर? चलिए नेक्स्ट क्या है, व्हेन डज हार्ट रेस्ट। हमारा हार्ट कब रेस्ट करता है, जब दो साइकिल क्या होती है, हार्ट के अंदर साइकिल चेंज होती रहती है। जब साइकिल चेंज होगी तो ये अपनी कौन सी साउंड आती है, लब और डब की साउंड आती है ना। लब और डब कब होंगे, जब क्या होगा, जब हमारी जो वाल है ना, एक हो गई हमारी हार्ट की वाल और एक हो गई बाकी सिस्टम की वाल, तो सिस्टमेटिक वाल जब क्लोज हो और हार्ट की वाल ओपन हो तब आएगी आपकी लब साउंड, और जब सिस्टमेटिक वॉल क्या हो, ओपन हो और हार्ट की वॉल क्लोज हो तब आएगी डब साउंड। ठीक है, तो जब वॉल आपकी ओपन और क्लोज होती है तो कुछ सेकंड का गैप आता है, तो यानी बिटवीन टू बीट्स, दो बीट्स के बीच में क्या होगा, हार्ट 0.1 सेकंड के लिए रेस्ट लेता है। ठीक है, चलिए विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ सिम्टम ऑफ हार्ट अटैक। इनमें से कौन सा हार्ट अटैक का सिम्टम नहीं है। देखो, जनरल चेस्ट पेन जब होता है तो ये सिम्टम है किसका, हार्ट अटैक का। नोजिया एंड स्वेटिंग भी क्या होती है, हार्ट अटैक का सिम्टम है। नमनेस मतलब आपके हाथ ऐसे ठंडे पड़ने लग जाते हैं, कुछ आपसे काम नहीं होता हाथों से, तो क्या होता है, तब भी वो भी किसका सिम्टम्स है, हार्ट अटैक का। पेन इन लेग्स जो है, आप चलते फिरते हो बहुत सारा तो वो फटीग की वजह से भी हो सकता है, इसलिए ये हार्ट अटैक का सिम्टम नहीं है। एक क्वेश्चन क्या हमने अभी, कभी कभी क्या होता है ऑप्शन आपका ये दे देते हैं नेवर, और बिटवीन टू बीट्स नहीं होता वहां पे, तो उस टाइम आपको आंसर जो है नेवर लगाना है। ठीक है, बाकी ऑप्शन कीजिए। हाउ मेनी चैम्बर्स आर देयर इन हार्ट, किसके हार्ट की बात हो रही है। अब नॉर्मल हार्ट अगर पूछ रहे हैं तो उसमें कितने भी चैम्बर हो सकते हैं, लेकिन अगर ह्यूमन हार्ट की बात करें कितने हैं, 4 चैम्बर। अगर हम 2 चैम्बर की बात करें तो किस में होते हैं, फिशेज में। 6 चैम्बर की बात करें तो होते हैं अर्थवर्म में, और अगर 8 चैम्बर की बात करें तो होते हैं ऑक्टोपस में। ठीक है, और 13 चैम्बर किस में होते हैं, कॉकरोच में। तो इस तरीके से जो हार्ट के चैम्बर हैं वो वेरी करते रहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है, हार्ट बीट्स आर कोज्ड बाय एन इलेक्ट्रिक करंट दैट ओरिजिनेट्स द। जो हार्ट बीट है वो इलेक्ट्रिक करंट की तरफ फ्लो करती है, मतलब पोटेंशियल जनरेट होता है मेम्ब्रेन के थ्रू, और वो कहाँ पे, जो हमारा हार्ट है वो 4 चैम्बर है ना, इस तरीके से। जो हमारा राइट ओरिकल होता है उसके अंदर एक छोटा सा नोड प्रेजेंट होता है जिसे बोलते हैं SA नोड। SA नोड के अंदर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जनरेट होता है, तो कहाँ है ये, हार्ट में प्रेजेंट है। ठीक है, तो कहाँ ओरिजिनेट होगा, हार्ट में, जिसे हम क्या बोलते हैं, पेस मेकर ऑफ हार्ट। क्यों बोलते हैं, क्योंकि यहीं से इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जनरेट होता है और तब हमारी बीटिंग यानी जो हमारी रिदम है वो बनी रहती है। क्लियर? चलिए नेक्स्ट क्या है, मैच द लिस्ट। ब्रेस्ट बोन कौन सी होती है आपकी, स्टर्नम। कॉलर बोन कौन सी है, क्लेविकल। नी कैप क्या है आपकी, पटेला। और शोल्डर बोन है स्कैपुला। ठीक है, तो क्या होगा, 4 1 2 3, तो आंसर क्या हो जाएगा, 4 1 2 3, डी ऑप्शन। क्लियर? चलिए, विच ऑफ दीज आर टिपिकल साइंस ऑफ हार्ट अटैक। हार्ट अटैक के टिपिकल साइन कौन से हैं जिससे आपको लगे कि हाँ इसको हार्ट अटैक हो सकता है। सोनोजिया है, बिल्कुल है। सीवियर प्रेस्पिरेशन मतलब एकदम से आपको बहुत ज्यादा पसीने आने शुरू हो जाते हैं और बेचैनी सी फील होती है। ठीक है, हेडेक जो है इसका कोई सिंबल नहीं है। हेडेक तो आपको जनरली फीवर में भी हो जाता है, या बहुत ज्यादा आपने पढ़ लिया हो तो भी हो जाता है, थकान होगी हो तो भी हो जाता है। सीवियर चेस्ट पेन ये भी कब होता है, जिसको हम बोलते हैं एंजीना पेक्टोरिस। एंजीना पेक्टोरिस ये कब होता है, मतलब जब हमारे ब्लड की सप्लाई कम हो जाती है तो उस टाइम आपके हार्ट अटैक के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो क्या होगा आंसर आपका 1 2 और 4, तो आंसर हो गया डी। ठीक है, तो ये थे बेटा जो पहले एग्जाम में पूछे गए थे किससे रिलेटेड, जो ह्यूमन एनाटॉमी है उनसे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस। सो ऐसे ही हम बने रहेंगे आपके साथ, एक और नए टॉपिक के साथ फिर से हाजिर होंगे नई वीडियो में। तब तक के लिए हमारे साथ बने रहना और हमारी वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना। थैंक यू, हैव ए नाइस डे, गुड लक फॉर योर एग्जाम।